एपिसोड। उसके कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का विचारशील व्यवहार। टुकड़े भी नहीं बचे। ही वे यहाँ तक कहते हैं कि तुम बाद में जो कुछ भी बनाओगे वे सब खा लेंगे। कबीर हंस पड़ा जब उसने अनाया को ये कहते सुना कि कैसे प्रिंसिपल सहित उसके कलीग्स ने उसके डेजर्ट की तारीफ की। उन्होंने बहादुर को उसका हिस्सा सौंपने के बाद अभी अभी स्कूल छोड़ा था। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, कबीर ने अपनी हंसी के बीच कहा। उसकी हरी आंखों की चमक नरम हो गई। लगता है कि वे टीचर अनाया मल्होत्रा के नए पति से प्रभावित हैं। ही अनाया हंसी, उसकी मुस्कान शरारती थी। बिल्कुल। उन सभी ने कहा कि मेरी शादी एक अच्छे आदमी से हुई है। अनाया का उत्साह सुनकर कबीर की मुस्कान गहरी हो गई। उसने जो कहा उसने उसे काफी खुश कर दिया, चाहे उनकी शादी की असली प्रकृति कुछ भी हो। मैंने लंच बना लिया है, तुम्हें आराम करने या कुछ और करने से पहले खाना चाहिए, कबीर ने कहा जब वे अपार्टमेंट पहुंचे। एयर कंडीशन लॉबी ने चिलचिलाती गर्मी को दूर भगाने में मदद की। ओके, मुझे पहले से ही भूख लगी है, अनाया ने अपने पेट को थपथपाया। हंसी अभी भी उसके मुंह से निकल रही थी। सारी सोच विचार ने मुझे भूखा बना दिया। कबीर जानबूझकर अनाया के थोड़ा पीछे चला जब वे अपार्टमेंट यूनिट के करीब पहुंचे। उसे दरवाजा खोलने दिया। उसकी हरी आंखें उसके फिगर की ओर मुड़ गईं, जो संभवतः उसका आकलन कर रही थीं। अनाया ने दरवाजा खोला, पैनल को अंदर की ओर धकेला। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उन्होंने प्रवेश द्वार में कंसोल टेबल पर रखे फूलदान के अंदर ताजे फूल देखे। एडी, क्या तुम ये लाए हो? अनाया के सवाल, जो स्पष्ट रूप से आनंदित था, ने कबीर से हंसी निकाल दी। उसने आखिरकार अपार्टमेंट के अंदर कदम रखा, उसे कंसोल टेबल के सामने खड़ा देखा। अनाया ने धीरे से एक ट्यूलिप को छुआ और फिर गुलाब की पंखुड़ियों को सहलाया। फूलों को सूंघने के बाद वह कबीर की ओर मुड़ी। उसकी नीलम जैसी आंखें चमक रही थीं। वास्तव में फूल लाना सही निर्णय था। मैं आज सुबह वापस आते समय इन्हें ले आया। कबीर धीरे से मुस्कुराया। अनाया के चेहरे पर चमक देखकर खुश था। मुझे लगता है कि इनके साथ अपार्टमेंट और प्यारा लगेगा। हाँ, ये है। ही थैंक यू। अनाया कबीर को देखकर प्यार से मुस्कुराई और फिर एक बार फिर ताजे फूलों की प्रशंसा की। उसने सराहना की कि वह कितना विचारशील हो सकता है। उसका मतलब यह नहीं था, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के प्रयास को देखने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसका घटिया एक्स बॉयफ्रेंड कितना लापरवाह था। ध्रुव अनाया के लिए फूल और उपहार केवल शुरुआती दौर में लाया करता था जब उसने उसे कोर्ट करना शुरू किया था। वैलेंटाइन डे के दौरान भी अनाया ही थी जो सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करती थी। ध्रुव को इसकी परवाह नहीं थी, जिसमें उनकी एनिवर्सरी और जन्मदिन भी शामिल थे। हाँ, अब उसके बारे में मत सोचो, वह कहीं भी जाकर मरे, मुझे परवाह नहीं। ध्रुव ने चिली में अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अगर वो अभी भी सिंघानिया ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार सुरक्षित करना चाहता था तो उसे नीचे से शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गया था। अनाया का मानना था कि ध्रुव उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। भले ही उसने किया, इसका मतलब था कि वो आखिरकार उन रिकॉर्डिंग्स का अच्छा उपयोग कर सकती थी जो उसे पहले मिली थीं। वीडियो कितने भी घिनौने क्यों न हो, अनाया ने फिर भी उन्हें एहतियात के तौर पर रखा था। मैं लिविंग रूम के लिए भी कुछ लाया हूँ, कबीर ने कहा। उसकी आवाज़ नरम थी, जैसे कि वो अनाया की शांति में बाधा नहीं डालना चाहता हो। बस वहीं मत खड़ी रहो, हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। कमिंग। अनाया ने जल्दी से कबीर का पीछा किया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने कॉफ़ी टेबल पर फूल देखे। गुलाब की मीठी खुशबू हवा में घुल गई, एयर फ्रेशनर के साथ मिल गई। अपने हाथ और चेहरा धोने के बाद अनाया डाइनिंग टेबल पर कबीर के साथ शामिल हो गई। स्पाइसी हनी ग्लेज्ड ग्रिल्ड चिकन और चावल की 2 प्लेटें वहां परोसी गई थीं, साथ में आइस्ड यूजू टी के गिलास भी थे। एक साथ खाना खाते समय अनाया ने कबीर के साथ मीटिंग के बारे में और बातें साझा की। उस आदमी ने खुशी खुशी उसकी बकबक का मनोरंजन किया, यहाँ तक कि आज की चर्चाओं के कई पहलुओं के बारे में सवाल भी पूछे। तुम आज अपने काम में व्यस्त हो, है ना? अनाया ने कबीर को यह बताने के बाद पूछा कि स्कूल को जल्द ही एक नया टीचर मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे पास मुझे लेने आने और लंच पकाने का समय है। यह मेरे लिए बिजी पीरियड नहीं है, कबीर ने बिना रुके जवाब दिया। भले ही उसका जवाब कितना असत्य था, मेरा काम आमतौर पर हेक्टिक नहीं है। अनाया ने जवाब में सिर हिलाया जबकि सोच रही थी कि कबीर का जॉब स्कोप किस तरह का था। उसने कहा था कि वह एक एनालिस्ट के रूप में काम करता है, लेकिन वह इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थी। लंच के बाद अनाया और कबीर कॉमन स्पेस से गायब हो गए। वह अपने बेडरूम में चली गई जबकि वह अपने होम ऑफिस में लौट आया। बेडरूम के अंदर कदम रखने से पहले अनाया लिविंग रूम में फूलों की प्रशंसा करना और सूंघना नहीं भूली। उसका मूड अनिवार्य रूप से बेहतर हो गया। देव का मैसेज। अनाया को अभी एहसास हुआ था कि आरामदायक लाउंज वियर में कपड़े बदलने के बाद देव का एक अनरीड मैसेज था। बिस्तर पर बैठकर उसने टेक्स्ट खोला। देव, क्या हम जल्द मिल सकते हैं? जगह तुम तय कर सकती हो? मैसेज के आधार पर अनाया का मानना था कि देव आखिरकार उसे वह सब बताने के लिए तैयार है जो वह पहले छिपा रहा था।
उसने तुरंत उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, अपनी भविष्य की नियुक्तियों के बारे में सोचते हुए। मेरा कल रात मिस्टर निखिल और उनके पेरेंट्स के साथ डिनर है, अनाया बड़बड़ाई। उसकी आवाज़ शांत थी क्योंकि उसने व्यवस्था को याद किया, और शनिवार को नानाजी के साथ लंच। सोचने के बाद अनाया ने अपना जवाब टाइप किया, अनाया, कबीर और मैं इस शनिवार नानाजी के साथ लंच करेंगे, हम वहीं मिल सकते हैं। अनाया, अगर तुम ज्वाइन नहीं कर सकते तो चलो इस रविवार मेरे अपार्टमेंट के पास मिलते हैं। अनाया को कुछ ही मिनटों में देव से जवाब मिल गए। नए मैसेज तुरंत स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए। देव, मैं इस शनिवार नानाजी के घर पर मिलूंगा। देव, उन्हें भी पता होना चाहिए। अपनी भौहें चढ़ाते हुए अनाया ने देव की हालिया खोजों का अनुमान लगाने की कोशिश की, फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। ऑक भेजने के बाद उसने फ़ोन को बिस्तर के एक तरफ रख दिया। ओ या, क्या लोग अभी भी बर्बाद शादी के बारे में बात करते हैं? यह विचार अनाया के दिमाग में आया जब वह हेडबोर्ड के सहारे लेटी हुई थी, अपने टैबलेट का उपयोग करके वाइब ट्यूब पर कुछ वीडियो देखने का इरादा कर रही थी। अनाया कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं थी जो हाई सोसाइटी में सक्रिय था, और मायरा भी नहीं थी। वे अभिजात वर्ग के बीच होने वाली घटनाओं से काफ़ी दूर थे। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ईशानी की बेवफाई के कारण मल्होत्रा परिवार के भीतर क्या हुआ। वह अपने भविष्य के दिनों को अब उनके बारे में चिंता किए बिना बिताना पसंद करेगी, या ऐसा उसने सोचा। एपिसोड 132, दो जहरों के बीच चुनाव। अनाया के पिछले विचारों का प्राथमिक पात्र ईशानी वर्तमान में अपने अपार्टमेंट में थी। उसकी नीली आंखें बार बार दीवार घड़ी की ओर जा रही थीं। बेचैनी की भावना ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसे आज उसका सामना करना था। वह जल्द ही पहुंचने वाला था। मैं उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे मिलना होगा, डैम इट। ईशानी अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में चक्कर लगाते हुए बेचैन थी। अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए उसने अपनी हताशा से अपने नाखून चबाए। पिछले वीकेंड जो हुआ उसने ईशानी को अभी भी गहरे अपमान में छोड़ दिया था। एजोरबे से लौटने के बाद वह खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर रही थी। उसने इंद्रप्रस्थ हाइट्स वापस जाने से भी इनकार कर दिया। ईशु, क्या तुम वाकई अपने अपार्टमेंट में रहना चाहती हो? आई एम सॉरी मॉम, मुझे अकेले कुछ समय चाहिए, प्लीज़ मेरी चिंता मत करो। जब एक चिंतित सुनैना ने उससे बार बार पूछा तो ईशानी अपनी योजना पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसे कुछ एकांत चाहिए। लोगों की निर्णय लेने वाली नज़रों और कानाफूसी का सामना करने में असमर्थ ईशानी ने अपनी सामान्य पसंदीदा जगहों पर एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उसने उस दिन के बाद से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपडेट नहीं किए थे। अमृता, फ्रेया और ईशानी के गुट के अन्य लोगों ने उसे टेक्स्ट और कॉल किया, लेकिन उसने सभी को इग्नोर कर दिया। वे उसकी भलाई के बारे में चिंतित लग रहे थे, लेकिन उसका मानना था कि उन्होंने वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर पार्टी की थी। ये देखकर कि रोहन ने उसे मंडप पर छोड़ दिया, जिसमें लियोन के साथ उसके अफेयर को उजागर करके उसे अपमानित करना शामिल था, संभवतः उन्हें खुशी मिली। वह जानती थी कि उनकी दोस्ती बिल्कुल पवित्र नहीं थी। उनमें से हर एक सांप था। स्क्रू देम, वे भाड़ में जाएं, मुझे परवाह नहीं। अपनी सुनहरी लटों में उंगलियां फेरते हुए ईशानी ने अपना निचला होंठ चबाया। उसके दिमाग ने याद किया कि लियोन द्वारा दूसरे दिन दी गई 48 घंटे की अवधि के भीतर क्या हुआ था। ईशानी के पास केवल दो विकल्प थे। पहला, देव को लियोन के बारे में बताना जो अनाया का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, इसके बारे में चुप रहना और लियोन की शादी करने की मांग से सहमत होना। ईशानी के लिए दोनों विकल्प छिपे हुए पंजे थे जो उसका दम घूंटने का इंतजार कर रहे थे। वो किसी भी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लियोन की योजना को देव के सामने प्रकट करके ईशानी जानती थी कि उसे अपने सबसे बड़े भाई से और अधिक क्रोध स्वीकार करना होगा जो पहले से ही उससे परेशान था। उसने देव को पहले कभी इतना पागल नहीं देखा था। लेकिन ईशानी को लियोन को उसे अपने साथी के रूप में फंसाने से रोकना था। वह धोखेबाज आदमी उसे उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर करेगा, भले ही वह उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाए। बिना किसी संदेह के लियोन उसे नुकसान न पहुंचाने के अपने वादे का सम्मान नहीं करेगा। तुम उससे जलती हो मेरी जान। तुम डरती हो कि 10 साल बाद वह परिवार में तुम्हारी जगह ले लेगी, है ना? लियोन के पहले के उकसावे ने ईशानी में गुस्सा और चिंता पैदा कर दी थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसकी टिप्पणियां कितनी सच्ची थीं। 10 साल पहले अनाया की अचानक उपस्थिति ने ईशानी को संकट में डाल दिया था। वह मल्होत्रा परिवार से बाहर निकाले जाने और अपनी असली सामान्य जड़ों में वापस जाने से बहुत डरती थी। सौभाग्य से ईशानी को जिस बात का डर था वह कभी नहीं हुआ। हर कोई उसे असली बेटी से ज्यादा प्यार करता था। जब तक कि हाल ही में बदलाव नहीं हुए। देव और राजवीर ने अनाया पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता के सामने उसका बचाव भी किया, पहले के विपरीत।
लेकिन ईशानी बदलावों से कितना भी डरती हो, वह जानती थी कि नुकसान को कम करने के लिए उसे कौन सा जहर लेना है। देव को ब्लैकमेल के बारे में बताने और लियोन से शादी करने के बीच उसका चुनाव हो चुका था। ईशानी 48 घंटे बीतने से पहले देव के पास पहुंची। उस रात ईशानी ने देव को अकेले अपने कमरे में आने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थी कि कोई और सुने कि उसे उससे क्या कहना है। वो कुछ ही मिनटों में दिखाई दिया। जैसा कि उम्मीद थी, देव की पहली प्रतिक्रिया संदेह से भरी थी, इससे पहले कि गुस्से ने उस पर कब्जा कर लिया। तुमने क्या कहा? लियोन ने ये सब प्लान किया। उसने अनाया का उल्लंघन करवाने और इसके लिए तुम्हें फंसाने की कोशिश की। ईशानी ने जल्दी से लियोन द्वारा भेजे गए मैसेज दिखाए, जिसमें कुछ फ़ोन बातचीत भी शामिल थी जिन्हें वह रिकॉर्ड करने में कामयाब रही थी। उसका पेट मरोड़ रहा था क्योंकि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर नहीं तो वह सबको बताएगा कि मैंने उसके साथ ये प्लान किया था। प्लीज़ देव, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लियोन मुझे फंसा देगा। ईशानी लगभग हिस्टेरिकल थी जब उसने देव को और समझाने की कोशिश की। उसे रोने का नाटक नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके बड़े हुए डर ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए। देव ने जल्दी से ईशानी को शांत करने की कोशिश की। वह बुरी तरह रो पड़ी जब उसके सबसे बड़े भाई ने उसे गले लगाया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसकी सारी सिसकियों से कैसे काम रहा था। मैं इसे संभाल लूंगा। मैं उन आदमियों के साथ उसके लिंक की जांच करूंगा। वह सफल नहीं होगा। देव के शब्दों ने ईशानी को आश्वस्त करने में मदद की, लेकिन उसकी राहत अल्पकालिक थी। वह ये सुनकर दंग रह गई कि उसके पास कहने के लिए और क्या था। फिर भी मैं इसे छिपा नहीं सकता। अनाया को पता होना चाहिए। वह भी इस स्थिति में पीड़ित है। ईशानी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन देव अपने फैसले पर अडिग था। उसने उसे याद दिलाया कि उसने जो गलतियां की हैं उनके लिए जवाबदेह होना चाहिए। लियोन मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन तुमने भी बुरी चीजें की हैं ईशु। मुझे पता था कि तुमने अनाया को गलत ड्रेस का रंग देकर उसे अपमानित करने की कोशिश की। ये केवल एक उदाहरण है। आई एम सॉरी। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम समझी? देव की तीखी नज़र और बर्फीली आवाज़ ने ईशानी को रोने या बहाने बनाने से रोक दिया। उसे अपनी शिकायतों को निगलना पड़ा और जो कुछ भी उसने कहा उसका पालन करना पड़ा। नहीं तो वो बस उसके गुस्से को सीमा से परे धकेल देगी, कुछ ऐसा जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खासकर अभी। उस रात उस विशेष चर्चा को समाप्त करने से पहले देव ने एक बार फिर ईशानी से वादा किया कि वो लियोन की दुर्भावनापूर्ण योजना की तह तक जाएगा। मैं अभी किसी और को नहीं बताऊंगा, लेकिन सब कुछ सुलझ जाने के बाद मैं अनाया के साथ स्पष्ट रहूंगा। तुम या तो लियोन को धोखा देना चुन सकती हो या अपने इनकार के बारे में सीधा हो सकती हो। ईशानी को देव की हर बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अपने सबसे बड़े भाई पर भरोसा करना चाहती थी तो उसे इतना बलिदान देना पड़ा। लियोन देव के सामने कुछ नहीं था। उसकी योजना जल्द ही बिखर जाएगी। इससे पहले कि वह उसे आत्मविनाश की खाई में खींच ले, उसे खुद को बचाना था। मैं उसके सामने नाटक करूंगी, कहीं वो कुछ और न कर दे। देव ने उसकी योजना सुनकर न तो अपनी मंजूरी दी और न ही अपनी नाराजगी दिखाई। उसने उसे सावधान रहने की याद दिलाई। ईशानी को एक नकली मुस्कान देनी पड़ी, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि वो उसके सामने मजबूत है। इस प्रकार वो आज तक एक नाटक कर रही थी। ईशानी ने लियोन से कहा कि वह उससे शादी करने के लिए सहमत है, जबकि उसे कुछ समय देने के लिए मना रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने उस पर विश्वास किया या नहीं, इसलिए वह इसे बहुत देर तक टाल नहीं सकती थी। लियोन आज ईशानी को देखना चाहता था, ये कहते हुए कि वह उनकी शादी पर चर्चा करने आया है। ये भी पहली बार होगा जब वे द्वीप पर हुई गड़बड़ी के बाद मिलेंगे। लियोन शुरू में ईशानी से पहले मिलना चाहता था, लेकिन वह उसे इंतजार करने के लिए मनाने में कामयाब रही। उसने बहाने दिए, ये कहते हुए कि जो हुआ उसके बाद सुनैना अक्सर उसके साथ अपार्टमेंट में रहती थी। डिंग डांग, घंटी की आवाज़ ने ईशानी को उसके विचारों से बाहर निकाला। त्योरी चढ़ाते हुए उसकी नीली आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ी। वह यहाँ था। एपिसोड 133। उसका नाटक परफेक्ट होना चाहिए था। TW मैनिपुलेशन डब कॉन डिंग डांग। घंटी बजती रही। ईशानी के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं क्योंकि वह जानती थी कि वह लियोन का सामना करने से मुंह नहीं मोड़ सकती। वह बस बाहर था, दरवाजे से अलग। लियोन आमतौर पर पासवर्ड डालकर और अपनी हथेली स्कैन करके खुद अंदर आ जाता था। ईशानी ने कोड नहीं बदला था और न ही सिक्योरिटी सिस्टम से उसका डेटा मिटाया था। बावजूद इसके कि उसने क्या किया था? उसने खुद दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो कोई खेल खेल रहा था? डिंग डोंग और ईशानी जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर भागी। इंटरकॉम मॉनिटर पर लियोन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और अपनी ड्रेस को ठीक किया, ये जानते हुए कि उसे उसके सामने ठीक दिखना है। दरवाजा खोलते हुए ईशानी ने लियोन को एक संकोची मुस्कान दी।
उसने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं। जैसे कि उसने यह नहीं दिखाया था कि वो उसके प्रति कितना धोखेबाज हो सकता है। कैसी हो, मेरी जान? क्या तुमने मुझे याद किया? ईशानी को उसकी कमर से पकड़कर करीब खींचते हुए लियोन ने उसके दाहिने कान के पास गुनगुनाया। उसकी गर्म सांसों ने उसकी नाजुक गर्दन को हवा दी, जिससे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ईशानी को नफरत थी कि कैसे उसका शरीर लियोन के स्पर्श के लिए तरस रहा था, सब कुछ करने के बाद भी। फिर भी, ये जानते हुए कि उसे उसे बेवकूफ़ बनाना है, उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली उसकी छाती पर रख दी। मैंने तुम्हें याद किया, ईशानी फुसफुसाई, उसकी आंखें लियोन की आंखों में देखने के लिए मुड़ गईं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा कांटेक्ट नहीं किया। मुझे अपना दिमाग ठीक करना था। लियोन ने ईशानी के होठों को जब्त कर लिया, उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वह थोड़ा कराह उठी जब उसने तुरंत अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी, हर इंच को आक्रामक रूप से लूट लिया। एल लियोन, रुको, नहीं रुक सकता। लियोन ईशानी के होठों के ऊपर फुसफुसाया। उसने उसे दीवार से सटा दिया, उसका एक हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे घूम रहा था, उसकी कोमल त्वचा पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। वेट। ईशानी ने लियोन की छाती पर थोड़ा जोर लगाया, उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं। क्या तुम शादी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते? मैं ड्रेसेस और वेन्यू चेक कर रही थी। ईशानी अपनी सपनों की वेडिंग ड्रेस को लाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जो उसने पिछले वीकेंड पहनी थी। लियोन उससे नाराज हो सकता था क्योंकि यह रोहन के साथ उसकी टूटी हुई शादी की याद दिलाता था। ओह, चलो उस पर आते हैं। लियोन हंसा, उसकी भारी आवाज़ धीमी थी। मैं तुम्हें गलत नहीं होने दूंगा, मेरी दुल्हन। मैं तुम्हें उस आदमी की तुलना में बहुत बेहतर शादी दूंगा। एक बार सिर हिलाते हुए ईशानी ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई, लियोन के होठों के एक कोने को चूम लिया। वह अंदर ही अंदर सिहर उठी जब वह हंसा, स्पष्ट रूप से उसके किस्से खुश था। ईशानी ने लियोन को उसकी कमर से खींचा, अभी भी उसके साथ एक अंतरंग स्थिति बनाए हुए। उसने तेवर दिखाने का नाटक किया जब उसने मजाक में उसकी कमर को नोचा। मेरे साथ यहाँ बैठो। ईशानी ने अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की जब लियोन ने सोफे पर पहुंचने के बाद उसे अपने पैरों के बीच बैठने के लिए खींचा। उसकी पीठ ने उसकी छाती से कंपन महसूस किया जब वो हंसा। लियोन का मूड कॉफी टेबल पर बिखरी ब्राइडल मैगजीन्स को देखकर बेहतर लग रहा था। ईशानी का टैबलेट भी वहां था। स्क्रीन एक लोकप्रिय ब्राइडल वेबसाइट का होम पेज दिखा रही थी। हमारी शादी विदेश में करने के बारे में क्या ख्याल है? लियोन ने अपनी बाहें ईशानी की कमर के चारों ओर लपेट लीं, उसे अपने और करीब खींच लिया। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में पतझड़ का पीक। गर्मियों की तुलना में पतझड़ में शादी बहुत बेहतर होगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ईशानी ने पलकें झपकाईं, सोच रही थी कि क्या लियोन पिछले हफ्ते रोहन के साथ उसकी बर्बाद शादी से एक कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। तुलना छोटी थी लेकिन गहरा अर्थ रख सकती थी। पतझड़ में, ये बहुत अच्छा है। ईशानी हंसी, उम्मीद करते हुए कि यह बहुत नकली नहीं लगा। जैसा कि उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने सावधानी से कहा, तुम्हें पता है, मैं अभी बाहर जाने में बहुत शर्मिंदा हूँ। पतझड़ आने पर सब कुछ शांत हो जाएगा, है ना? वे वर्तमान में हाई सोसाइटी की गपशप का सबसे गर्म विषय थे, जिसमें नई हंसी का पात्र होना भी शामिल था। ईशानी ने अभी भी जानबूझकर इस मुद्दे को छुआ, सोच रही थी कि लियोन कैसे प्रतिक्रिया देगा। उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली, अभी भी उसके चेहरे को घूर रही थी। लियोन ने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में नज़र समझ से बाहर थी। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ धीमी और नर्म रही, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारा फिर से मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी ठुड्डी ईशानी के दाहिने कंधे पर रखते हुए लियोन ने बोलना जारी रखा, मेरी माँ पहले जितनी पागल नहीं है। मैं तुम्हें 1 या 2 हफ्ते में उनसे मिलाने ले जाऊंगा, वो तब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मिसेज होल्ट पहली बार यह सुनकर बेहद गुस्से में थी कि लियोन का ईशानी के साथ अफेयर है। ईशानी को याद आया जब सुनैना फ़ोन कॉल पर मिसेज होल्ट के साथ बहस कर रही थी। तुम्हारे पिता के बारे में क्या? और परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार? ईशानी का मानना था कि मिस्टर होल्ट अपनी पत्नी के साथ समान भावनाएं साझा करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों ने भी उनका तिरस्कार किया, ज्यादातर लियोन के बजाय उस पर दोष मढ़ दिया। बस इसकी कल्पना करना ईशानी को परेशान कर गया। वह जानती थी कि वे उसे हर तरह के नामों से बुला रहे थे, अफेयर के कारण उसे नीचा दिखा रहे थे। ओह मेरी जान, लियोन फुसफुसाया। उसने एक हाथ उठाया, ईशानी के रेशमी सुनहरे बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए, वे हमारे बारे में बातें करते करते थक जाएंगे, हमें बस शादी करने पर ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है। ईशानी लियोन से और पूछना चाहती थी, जिसमें उसे अनाया पर हमले के पीछे की सच्चाई और उसे साथी के रूप में न फंसाने का उसका वादा शामिल था। ये जानने के बावजूद कि वह कितना अविश्वसनीय था, उसे आश्वासन की आवश्यकता थी। अंत में ईशानी ने घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह लियोन को ट्रिगर नहीं करना चाहती थी और उसका गुस्सा अर्जित नहीं करना चाहती थी।
उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि उसकी एक्टिंग कितनी परफेक्ट होनी चाहिए। चलो अगले सोमवार कोर्ट चलते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? पलकें झपकाते हुए ईशानी जम गई जैसे ही लियोन के शब्द उसके दिमाग में दर्ज हुए। उसने उसे खाली नजरों से देखा, सोच रही थी कि उसका क्या मतलब है। लियोन ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए, एक कोना ऊंचा उठ गया, अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए, बिल्कुल। क्या हमने इस पतझड़ में शादी करने की योजना नहीं बनाई है? ईशानी ने पूछा, हक्का बक्का होकर। उसकी आवाज़ थोड़ी टूट रही थी। अगले सोमवार क्यों? लियोन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी नज़र अचानक बर्फीली हो गई। उसने एक हाथ से ईशानी का चेहरा पकड़ लिया, उसका अंगूठा उसकी गर्दन के किनारे पर दब गया। हम अगले हफ्ते रजिस्टर करेंगे और इस पतझड़ में शादी करेंगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, यू नो। ईशानी सिहर उठी। लियोन की खतरनाक रूप से धीमी आवाज़ से खतरा महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी नज़रों की ठंडक भी उसके पूरे अस्तित्व को जमा देने वाली लग रही थी। अगले हफ्ते उससे शादी करना? क्या क्या बकवास है? ए लियोन, उस बारे में। ईशानी हकला रही थी, तभी अचानक जोर से दरवाजा पटकने और चिल्लाने की आवाज आई। बम स्लैम! उसे छोड़ दो! शोर ने ईशानी को चौंका दिया। उसने अचानक मुख्य दरवाजे की ओर देखा, जहां से शोर आया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने आरव को अंदर तूफान की तरह आते देखा। ए आरव! ईशानी जल्दी से खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ डर से टूट रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोन ईशानी की तरह ही हैरान था, फिर भी उसने एक मुस्कान के साथ आरव की उपस्थिति का स्वागत किया। ओह, तुम भी यहाँ हो? गुस्से से उबलते हुए आरव ईशानी की ओर भागा, उसे लियोन से दूर खींच लिया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था। गेट द फकिंग अवे फ्रॉम हर! आरव की चिल्लाहट अपार्टमेंट के अंदर गूंज उठी, लेकिन लियोन अपनी मुस्कान के साथ बना रहा। वह सोफे से खड़ा हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज सुस्त थी, जैसे कि कुछ भी उसे परेशान नहीं कर रहा हो। हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है, लियोन ने कहा। उसका लहजा हंसी से भरा था। उसकी आंखें क्रोधित आरव से घबराई हुई ईशानी की ओर मुड़ गईं। मत भूलना कि हमने किस बारे में बात की है, मेरी जान। गेट लॉस्ट! आरव चिल्लाया। उसने लियोन को मुक्का मारने के लिए पकड़ने से खुद को रोका। मेरी बहन के साथ फिर से पंगा लेने की हिम्मत मत करना। लियोन ने मुड़ने से पहले बस मजाक उड़ाया। आरव और ईशानी ने उसे जाते हुए देखा। उनके भीतर परस्पर विरोधी भावनाएं युद्ध कर रही थीं। एपिसोड 134। मेरे हाउस हस्बैंड को आज आराम करना चाहिए। आरव अभी अभी अस्पताल से क्लॉक आउट करके लौटा था। उसकी चिंता करते हुए उसने ईशानी को चेक करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया। ईशानी के अपने परिवार के घर के बजाय अकेले अपार्टमेंट में रहने के फैसले को मंजूरी न देने के बावजूद आरव ने कुछ नहीं कहा। वह समझता था कि उसकी छोटी बहन को कुछ समय अकेले चाहिए, लेकिन उसने कभी अपने पूर्व दोस्त को, जिसने उसकी भोली छोटी बहन का फायदा उठाया, यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या वह लियोन की कार नहीं है? वह यहाँ है। जैसे ही आरव ने बेसमेंट पार्किंग में लियोन की कार खड़ी देखी, वह ईशानी के अपार्टमेंट यूनिट की ओर भागा। दबे हुए गुस्से से उसका खून खौल रहा था, और तब और भी ज्यादा जब उसने अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त को लिविंग रूम में देखा। ईशू, सोमवार से उसका क्या मतलब था? उसने तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर किया, है ना? तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया? आरव ने लियोन के गायब होते ही ईशानी पर सवालों की बौछार कर दी। उसके माथे पर गहरी शिकन थी। उसकी आवाज में उस आदमी के प्रति उसके गुस्से के अवशेष थे। एक्चुअली, ईशानी हकला रही थी, अभी भी आरव की अचानक उपस्थिति से हैरान थी। वह अपने ब्लाउज के साथ छेड़छाड़ करने लगी। कुछ है, मैंने देव से कहा था कि वह किसी को न बताए। आरव ने अपने सबसे बड़े भाई का नाम सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि वह कितना परेशान था जब देव पिछले हफ्ते द्वीप पर अनाया के साथ जो कुछ भी गलत था उसमें व्यस्त था। ईशानी ने देव का जिक्र क्यों किया? उसकी जानकारी के बिना क्या हुआ था? आरव ने एक गहरी आह भरी। ईशानी को सोफे पर बैठने के लिए धक्का देते हुए उसने मांग की, वह सब कुछ उगल दो जो तुमने देव को बताया है। तुम क्या छिपा रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ईशानी जानती थी कि अब इस मुद्दे को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वह अगले हफ्ते लियोन से शादी करने से बचना चाहती थी तो उसे सच्चा होना पड़ा। उसने सोचा था कि वह शादी का विषय लाने से पहले उसे बर्बाद कर सकती है। इसके बजाय उसकी योजना ने उसे अंधा कर दिया। आरव, तुम्हें पता है, लियोन, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ईशानी ने कहना शुरू किया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब वह आरव के पास बैठी, इस लानत भरी स्थिति से जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद कर रही थी। क्या ब्लैकमेल? कैसे? आरव की काली नज़रों के नीचे ईशानी ने उसे लियोन की योजना के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि वह उसे अनाया पर हुए हमले में एक साथी के रूप में कैसे फंसाएगा। अपार्टमेंट के बाहर का आसमान उज्ज्वल था, लेकिन अंदर का माहौल बेहद भारी और तनाव से घना था। तारांकन लेस दैन
ल्यूमिना स्प्रिंग अपार्टमेंट। ग्रेटर दैन अनाया इस बात से अनजान थी कि किस तरह की मुसीबत ने ईशानी को अपनी चपेट में ले लिया है, और न ही उसे परवाह थी। वो उस रात बिना किसी चिंता के शांति से सोई। अगली सुबह अनाया जल्दी उठी, अपार्टमेंट की सफाई में कबीर के साथ शामिल होना चाहती थी। उसने उसकी मदद करने की जिद की, इसके बावजूद कि उसने उसे आश्वस्त किया कि अगर वो सोना चाहती है तो ठीक है। तुम बहुत मेहनती हो, मेरे हाउस हस्बैंड को भी आराम मिलना चाहिए, मुझे आज तुम्हारी मदद करने दो। कबीर अनाया की शरारती टिप्पणी सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। इस प्रकार उन्होंने दो की एक टीम बनाई। उन्हें इसे पूरा करने में अधिक समय नहीं लगा क्योंकि अपार्टमेंट हमेशा साफ सुथरा रहता था। अनाया और कबीर ने दोपहर एक क्लासिक कार्टून मूवी देखते हुए बिताए। लिविंग रूम में कमेंट्री और हंसी गूंजती रही, जो उनके साझा आनंद को उजागर करती थी। उन्होंने लंच के लिए ज्यादा नहीं खाया क्योंकि आज रात निखिल और उसके पेरेंट्स के साथ उनका डिनर प्लान था। मायरा इस बार उनके साथ शामिल नहीं हो सकी। 6:15 बजे कबीर ने अपनी प्यारी ट्रक चलाई, जिसमें अनाया उसके पास थी, सागर किनारा की ओर बढ़ रही थी। मैं यहाँ सदियों से नहीं आई, अनाया ने कहा जब उन्होंने सागर किनारा के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश किया। मायरा और मैं आमतौर पर कोरल ड्रिफ्ट जाते हैं। कबीर ने अनाया की ओर देखा, अपनी बाहें चढ़ाते हुए उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। उसने मायरा से इसके बारे में पहले सुना था। क्या हमें वहां पिकनिक मनानी चाहिए? कबीर ने पूछा, अनाया के साथ और अधिक गतिविधियां करने का मौका हथियाने की कोशिश करते हुए, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले। ही शो। अनाया जल्दी से सहमत हो गई, उसे आइडिया पसंद आया, अगर हमारे पास खाली समय हो। कबीर तटीय सड़क पर गाड़ी चलाता रहा। डूबते सूरज की सुनहरी चमक ने आसमान को एम्बर, बैंगनी और रूबी के रंगों में रंग दिया। अनाया ने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर फेंकी, समुद्र को देखते हुए जो चट्टानों से परे अंतहीन फैला हुआ था। लहरें नीचे चट्टानों से टकरा रही थीं, गूंज दूर के सीगल्स की चीख के साथ मिल रही थी। क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ? अनाया कबीर की ओर मुड़ी, बाहर से नमकीन हवा लेना चाहती थी। जरूर। कबीर डैशबोर्ड के लिए पहुंचा, अपनी तरफ की खिड़कियां घुमाने से पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद कर दिया। ठंडी और नमकीन हवा तुरंत ट्रक के अंदर चली गई। हमने अभी द्वीप छोड़ा है लेकिन मुझे इसकी याद आ रही है, अनाया ने कहा, उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान थी। ये जगह भी बहुत सुंदर है। कबीर ने अनाया की ओर देखा, उसकी हरी आंखें शाम के आसमान को रिफ्लेक्ट कर रही थीं, उसके होठों पर भी वैसी ही नर्म मुस्कान थी। नेट की छत से नज़ारा बहुत अच्छा है। ओह, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि उसके पास लवेंडर और हिबिस्कस का एक सुंदर बगीचा है? उसने उन्हें खुद लगाया है। सच में? ये बहुत अच्छा लग रहा है। कबीर ने अनाया के विस्मय पर सिर हिलाया। जैसे ही उसने एक मोड़ लिया, उसने उसे उस चट्टान को देखने के लिए कहा जहां एक भव्य विला स्थित था। इसकी विशाल कांच की खिड़कियों ने डूबते सूरज की आखिरी सुनहरी किरणों को पकड़ लिया। अनाया ने अपनी भौहें उठाईं, सोच रही थी कि निखिल का क्लिफसाइड विला आसपास के फूलों के बगीचे के साथ कितना सुंदर दिखेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स का सीईओ एक शौकीन माली था। वास्तव में उस आदमी का फूलों का बगीचा शानदार था। अनाया ने इसे कबीर के गेट से गुजरने से पहले ही देख लिया था, जहां दो बॉडीगार्ड्स गश्त कर रहे थे। ड्राइववे पर धीमा होते हुए कबीर ने उस सामान्य स्थान पर गाड़ी रोक दी जहां वह यहां आने पर अपना ट्रक पार्क करता था। वो रहे। कबीर हंसा, उसकी आंखें मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर आ रही तीन आकृतियों को देख रही थीं। चलो अनु, लगता है कि वे हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। सीट बेल्ट खोलते हुए अनाया ने दरवाजा धक्का देकर खोला और ट्रक से बाहर निकल गई। उसके पैर नर्म घास पर पड़े। कबीर ने अनाया को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे आश्वस्त करता प्रतीत हुआ। उसकी तरफ चलते हुए उसने निखिल और उसके साथ खड़े जोड़े की ओर धीमे लेकिन स्थिर कदम बढ़ाए, जबकि वह एक पेपर बैग ले जा रही थी। स्वागत है कबीर और अनाया, निखिल ने कहा, यहाँ तक कि अनाया को उसके निकनेम से संबोधित किया। ये तुम्हारी पहली बार है। ये मेरे पेरेंट्स हैं। एंड्रिया और रसेल ने अपना परिचय देने से पहले अनाया का अभिवादन किया। उसने भी ऐसा ही किया। पति पत्नी के गर्मजोशी भरे हावभाव ने उसकी चिंता को कम करने में मदद की। अनाया ने पेपर बैग एंड्रिया को सौंप दिया, ये कहते हुए कि यह एक विजिटिंग गिफ्ट है। उस अधेड़ उम्र की महिला ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। हमें ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि कबीर ने शादी कर ली है, एंड्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ नर्म और खुशी से सराबोर थी। तुम बहुत प्यारी हो अनाया। आपके दयालु शब्दों के लिए शुक्रिया मैडम एंड्रिया। अनाया मुस्कुराई, किसी तरह अपने दिल में मिठास महसूस कर रही थी। मैं आज आपसे और चेयरमैन रसेल से मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। प्लीज़, इतना औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। रसेल ने अपना हाथ हिलाया, धीरे से हंसते हुए। तुम कबीर की पत्नी हो, बस हमें वैसे ही बुलाओ जैसे वह बुलाता है। अंकल रसेल और आंटी एंड्रिया सही कह रहे हैं, कबीर ने कहा। उसने हल्के से अनाया की पीठ को छुआ, धीरे से उसकी ओर मुस्कुराते हुए, खुद को कंफर्टेबल महसूस करो अनु।
मैं ऐसा ही करूंगी, शुक्रिया आंटी एंड्रिया और अंकल रसेल, आप मुझे अनाया बुला सकते हैं। रसेल और एंड्रिया ने स्वीकृति में मुस्कुराया। निखिल ने उन सभी को अंदर आने का आग्रह किया। सूरज की आखिरी किरणें उनकी पीठ पर पड़ी जब वे दरवाजे के पीछे गायब हो गए। एपिसोड 135 छत पर डिनर। एक बार जब कबीर और अनाया ने होम स्लीपर्स पहन लिए तो निखिल बोला, उसकी आवाज़ प्रवेश द्वार में गूंज उठी। कबीर, तुम्हें अनाया को घर दिखाना चाहिए। निखिल ने कबीर की ओर देखा। उसकी भूरी आंखें अपने दोस्त से अनाया की ओर मुड़ गईं, और उसे 10 मिनट में छत पर ले आना। हम वहीं डिनर करेंगे। ये समझते हुए कि निखिल पहले डिशेज परोसना चाहता है, कबीर ने सिर हिलाया। एंड्रिया और रसेल ने भी उसे अनाया को विला से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया। आओ अनु। अनाया ने कबीर का पीछा करने से पहले निखिल और उसके पेरेंट्स को देखकर मुस्कुराया। लाल बालों वाला आदमी उसे प्रवेश द्वार से दूर ले गया, दालान की ओर बढ़ रहा था। लवेंडर की प्यारी खुशबू हवा में तैर रही थी। अनाया ने विला के विभिन्न हिस्सों में बैंगनी फूलों के फूलदान देखे। वह चुपचाप कबीर के पीछे चल रही थी। नेट यहाँ तपन के साथ अकेले रहता है, कबीर ने बोलना शुरू किया। उसकी भारी आवाज़ धीमी थी क्योंकि उसने संक्षेप में अनाया को देखा। ओह, तपन आज रात यहाँ नहीं है, वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर गया है। अनाया जानती थी कि तपन यहाँ हाउसकीपर के रूप में काम करता है, लेकिन केवल तभी जब वह पढ़ाई में व्यस्त नहीं होता। कबीर ने कहा कि निखिल को बस बेहतर महसूस होता है अगर तपन भी किसी अन्य व्यक्ति को काम पर रखने के बजाय यहाँ हो। निखिल और कबीर दोनों तपन को सालों से जानते थे क्योंकि उस युवक के माता पिता रसेल और एंड्रिया के मुख्य निवास पर काम करते थे। ये लाउंज में से एक है। कभी कभी मैं यहाँ नेट के साथ शतरंज खेलता हूँ। कबीर ने अनाया को पहली मंजिल के कमरे दिखाए। लाउंज से लेकर अगली जगह तक उसकी आरामदायक हरकतों से पता चलता था कि वह विला से कितना परिचित था। यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है, अनाया ने टिप्पणी की जब वह और कबीर फर्श से छत तक की खिड़कियों के पास से गुजरे। यह व्यस्त शहरी जीवन से भी दूर है। ये वास्तव में शांतिपूर्ण है, कबीर ने अनाया से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। खिड़कियों के माध्यम से उन्होंने देखा कि शाम एक आरामदायक गोधूली में बस गई थी। सूर्यास्त के आखिरी अवशेष रात के गहरे नीले रंग में फीके पड़ गए थे। अनाया के कदम लड़खड़ा गए जब उसकी नज़रें छत के रास्ते में एक कंसोल टेबल पर किसी चीज़ पर पड़ी। कबीर रुक गया, ये देखते हुए कि उसका ध्यान कहाँ गया। फोटो फ्रेम। उन्होंने किचन के पास दीवार पर वही तस्वीरें दिखाईं। वह नेट है जब वह थोड़ा छोटा था, कबीर ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी क्योंकि वह अनाया के पास खड़ा था। उसके पास वाली महिला एलिना है। पलकें झपकाते हुए अनाया तस्वीरों को घूर रही थी। उसने उस आदमी को निखिल के रूप में पहचाना। वह वास्तव में छोटा लग रहा था, संभवतः अपने शुरुआती बिसवां दशा में। उन सभी में निखिल का चेहरा नर्म था क्योंकि उसने अपने पास वाली खूबसूरत महिला को गले लगाया था। उसके सुनहरे बाल सूरज के नीचे चमक रहे थे। उसकी हरी आंखें गर्म और जीवन से भरी थीं। वो उसकी प्रेमिका थी, है ना? अनाया ने पूछा, अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ। तस्वीरों से अपनी नज़रें हटाते हुए उसने कबीर को देखा। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वे एक ही अनाथालय में मिले थे। कबीर धीरे से मुस्कुराया। उसकी नज़र अनाया की जिज्ञासु नज़र पर टिकी थी। वास्तव में वो अभी भी उसके दिल में एकमात्र महिला है। कबीर की आवाज़ में हल्की उदासी ने अनाया को आगे पूछने से रोक दिया। उसके दिमाग में तुरंत विभिन्न परिदृश्य गढ़े गए, यहाँ तक कि सबसे खराब भी। जैसे कि उसे एहसास हुआ कि उसके विचार कहाँ भटक गए थे। कबीर ने जल्दी से जोड़ा, एलिना अभी भी जीवित है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह कहाँ है। उनकी कहानी काफ़ी जटिल है। सॉरी, मेरा ये सोचने का मतलब नहीं है कि वह। अपना वाक्य पूरा करने में असमर्थ अनाया ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके होठों के कर्व्स नरम हो गए। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनु। मैं तुम्हें किसी और समय बताऊंगा, कबीर ने कहा, अनाया को आश्वस्त करने की उम्मीद करते हुए। चलो छत पर चलते हैं। ओके। अनाया ने कबीर का पीछा करने से पहले एक बार फिर तस्वीरों पर नज़र डाली। फिर भी उसका दिमाग अभी भी निखिल और एलिना नाम की महिला पर अटका हुआ था। अनाया को पता था कि निखिल हाई सोसाइटी में सबसे अधिक मांग वाले कुंवारे लोगों में से एक था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह अपने प्रशंसकों के साथ घुलने मिलने के लिए नहीं जाना चाहता था। पता चला, उस आदमी की अपनी, संभवतः दिल तोड़ने वाली प्रेम कहानी थी। अनाया, कबीर, यहाँ। निखिल की आवाज़ छत से गूंज उठी जब कबीर और अनाया खुले फ्रेंच दरवाजों से गुजरे। एंड्रिया और रसेल पहले से ही वहाँ थे, गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्हें बुला रहे थे। लवेंडर की मीठी खुशबू नमकीन हवा के साथ मिल गई। घर के बने व्यंजनों की आकर्षक खुशबू भी हवा में तैर रही थी। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, कबीर ने टिप्पणी की जब उसने डाइनिंग टेबल पर अपनी नज़र दौड़ाई। आंटी एंड्रिया, क्या नेट ने किचन में आपकी मदद की?
ही मैंने तुम्हारे अंकल रसेल को भी मदद करने के लिए घसीटा। एंड्रिया हंसी, उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने डेजर्ट के लिए अपनी स्पेशल टेरीन आइसक्रीम बनाई है। चलो पहले डिनर करते हैं। अनाया, प्लीज बैठो। अनाया ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान में शर्म का संकेत था। वह कबीर के बगल में बैठ गई, एंड्रिया और निखिल का सामना करते हुए, जबकि रसेल टेबल के शीर्ष पर बैठे थे। जैसे ही उन पांचों ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत और हंसी साझा की। चट्टानों से टकराने वाली लहरों की दूर की गूंज ने माहौल में एक सुखद लय जोड़ दी। एंड्रिया और रसेल ने अनाया को बातचीत में शामिल किया। सौभाग्य से उन्होंने कबीर के साथ उसके रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। अनाया ने कभी कभी अपनी नज़रें आसपास के नज़ारे पर फेंकी। छत से लवेंडर और हिबिस्कस के विशाल बगीचे का नज़ारा दिखता था। लकड़ी के खंभों से लटकी लालटेनें यार्ड पर एक नर्म सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। कबीर, रसेल ने अपने भोजन का एक निवाला निगलने के बाद कबीर को बुलाया। क्या तुम अनाया को लंदन नहीं ले जाओगे? तुम्हें उसे कम से कम हेम्पस्टेड दिखाना चाहिए। रसेल द्वारा भी उसका नाम लिए जाने पर अनाया ने संक्षेप में विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन को देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें कबीर की ओर मुड़ गईं। उसने उसकी ओर देखा, अपनी एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरते हुए। शायद किसी दिन मुझे अनु को वहां टूर पर ले जाना अच्छा लगेगा। अपनी बाहें चढ़ाते हुए कबीर ने अगली टिप्पणी अनाया को निर्देशित की, केवल तभी जब वह इसके लिए तैयार हो। कबीर के शब्दों ने अनाया से हंसी निकाल दी। उसने खुशी से जवाब दिया, जरूर। मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि तुम और मायरा पहले कहाँ रहते थे। मायरा अक्सर लंदन में अपने जीवन के बारे में बात करती थी। वह देश भारत जितना ही सुंदर था, लेकिन उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। हम इसे बाद में प्लान करेंगे, कबीर ने बस जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। डिनर के बाद निखिल किचन की ओर गया। एंड्रिया द्वारा बनाई गई रास्पबेरी और डार्क चॉकलेट आइसक्रीम टेरिन लेकर आया। अनु, शुरू करो। कबीर ने अनाया के सामने आइसक्रीम स्लाइस की एक प्लेट रखी, उसे डेजर्ट आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। आंटी एंड्रिया की आइसक्रीम टेरिन दिव्य है, कम से कम कहने के लिए। कबीर के शब्दों के चयन ने अनाया को खुश कर दिया। अपना डेजर्ट चम्मच उठाते हुए उसने खाने से पहले थोड़ी आइसक्रीम निकाली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जैसे ही जमे हुए डेजर्ट ने उसकी स्वाद कलियों को छुआ। ये बहुत अच्छा है, आंटी एंड्रिया, अनाया ने कहा। उसकी आंखें एंड्रिया के चेहरे पर पड़ीं। उसके मुंह से हंसी निकल गई जब उसने कहा, मुझे इस आइसक्रीम का 1 या 2 और स्लाइस खाने में कोई आपत्ति नहीं है। हा हा हा, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। एंड्रिया भी हंस पड़ी। अनाया की टिप्पणी सुनकर खुश थी। रसेल और नेट मीठे डेजर्ट के फैन नहीं हैं। आमतौर पर कबीर और तपन उन्हें खत्म करते हैं। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? कबीर ने अपनी भौहें चदाई। उसका लहजा सुस्त था। यह मेरा नुकसान होगा। हा हा हा, छत से और हंसी गूंज उठी। आवाज आसपास की लहरों की गूंज के साथ मिल गई। ये पहली बार था जब अनाया एंड्रिया और रसेल से मिली थी, लेकिन वह सुरक्षित रूप से कह सकती थी कि वह उनकी अगली मुलाकात का इंतजार कर रही थी। एपिसोड 136। उसकी यादों की परछाई। डिनर के बाद वे पांचों फर्स्ट फ्लोर पर बने लाउंज में आ गए। बड़ी बड़ी खिड़कियों से रात के आसमान का खूबसूरत नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अनाया और मिसेज विक्रांत खाने और फैशन में अपनी साझा रुचि के बारे में बात कर रहे थे, जबकि कबीर अपने अंकल रसेल विक्रांत के साथ चेस खेल रहा था। निखिल पास खड़ा उनका खेल देख रहा था। माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा था। कबीर, क्या तुमने अनाया को गार्डन दिखाया है? मिसेज विक्रांत ने अनाया से नजर हटाकर कबीर की ओर देखा और हल्के अंदाज में पूछा, अगर नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को बाहर ले चलती हूँ। कबीर ने चेसबोर्ड से अपनी नज़रें उठाईं। उसके माथे पर बिखरे लाल बाल हवा में हल्के से हिल रहे थे। मिसेज विक्रांत के मुंह से तुम्हारी वाइफ सुनकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। नहीं, मैंने नहीं दिखाया। आंटी, मुझे पता है आप अनाया से और बातें करना चाहती हैं, फील फ्री। कबीर के इस मजाक पर मिसेज विक्रांत हंस पड़ी। चेयरमैन विक्रांत और निखिल ने भी उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चलो अनाया, मैं तुम्हें गार्डन दिखाती हूँ। मिसेज विक्रांत उठी और अनाया को अपने पीछे आने का इशारा किया। इन मर्दों को इनका गेम खेलने दो। अनाया हंस पड़ी और अपनी जगह से उठी। ओके आंटी। कबीर चुपचाप अनाया को मिसेज विक्रांत के साथ लाउंज से बाहर जाते हुए देखता रहा। उनकी कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंजी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। बोर्ड पर ध्यान दो। निखिल ने कबीर की पीठ पर हल्का सा हाथ मारा। वो कहीं और नहीं जा रही है। कबीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और निखिल को एक तीखी नजर से देखा। चेयरमैन विक्रांत जोर से हंस पड़े, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनके बेटे का क्या मतलब है। तुम्हारी आंटी तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। चेयरमैन विक्रांत ने अपनी भौहें ऊपर की और निखिल के साथ मिलकर कबीर को छेड़ने लगे। जब से हमने तुम्हारी शादी की खबर सुनी है, वो इंतजार कर रही थी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने और आंटी ने उसका इतना अच्छे से स्वागत किया, कबीर ने कहा।
उसे अपने गालों पर गर्मी महसूस हो रही थी और वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका ब्लश किसी को दिखाई न दे। चेयरमैन विक्रांत ने एक हल्की सांस छोड़ी और मुस्कुराए, हमने देखा है कि तुम अब कितने खुश लगते हो, कबीर। हमारे लिए बस यही मायने रखता है। निखिल ने सिर हिलाया, अपने पिता की बात से सहमत होते हुए। कबीर ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखों में आभार साफ झलक रहा था। जब मर्द लाउंज में बातों में व्यस्त थे, तब लेडीज गार्डन में कदम रख चुकी थीं। ठंडी हवा, जिसमें लवेंडर और समंदर की नमक वाली खुशबू मिली हुई थी, ने उनका स्वागत किया। मिसेज विक्रांत अनाया को पत्थर के बने रास्ते पर ले गईं। वे धीरे धीरे चलते हुए फूलों की तारीफ कर रही थीं। हवा में लवेंडर और हिबिस्कस के फूल झूम रहे थे और चांदनी में उनकी रंगत हल्की सी चमक रही थी। मैंने सुना है कि ये फूल नेट ने खुद लगाए हैं। अनाया ने लवेंडर से नजर हटाकर मिसेज विक्रांत की ओर देखा, क्या उसे गार्डनिंग पसंद है? जब कबीर ने उसे निखिल के बारे में ये बताया था, तो अनाया हैरान रह गई थी। वह देख सकती थी कि गार्डन को कितने अच्छे से मेंटेन किया गया था। भले ही निखिल के पास अपकीप के लिए प्राइवेट माली थे, लेकिन ये जानना कि उसने खुद लवेंडर और हिबिस्कस लगाने में समय और ऊर्जा लगाई थी, वाकई काबिले तारीफ था। मिसेज विक्रांत के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह लवेंडर के एक घने पौधे के पास रुकीं। अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने नाजुक बैंगनी फूलों को धीरे से सहलाया। उसे गार्डनिंग न तो खास पसंद थी और न ही नापसंद, मिसेज विक्रांत ने कहा, उनकी आवाज में हल्का सा दुख था। उसने ये पौधे अपने खोने के गम से उबरने के लिए लगाने शुरू किए थे। उसकी प्रेमिका को लवेंडर बहुत पसंद थे। अनाया ने पलकें झपकाईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि मिसेज विक्रांत इस विषय को छेड़ेंगी। उसे लगा था कि यह निखिल के लिए एक बहुत ही पर्सनल मामला है, भले ही कबीर ने उसे थोड़ा बहुत बताया था। कबीर ने मुझे एलिना के बारे में बताया था। अनाया ने थोड़ा संभल कर जवाब दिया, आई एम सॉरी, मेरा मतलब कुरेदने का नहीं था। मैंने विला में उनकी फोटोज देखी थी। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अब तुम कबीर की पत्नी हो, अनाया। वे दोनों भाइयों जैसे हैं। मिसेज विक्रांत ने अनाया की ओर देखा, उनका चेहरा नरम पड़ गया। अगर कबीर ने तुम्हें एलिना के बारे में बताया तो यह अजीब नहीं है। उस छोटे से पल में अनाया को लगा कि मिसेज विक्रांत भी एलिना नाम की उस लड़की को याद करती हैं। वह सोचने लगी कि आखिर निखिल और एलिना के अलग होने की वजह क्या थी। आ भरते हुए मिसेज विक्रांत ने फूलों की खुशबू वाली हवा में सांस ली। उनकी आंखों में गार्डन की लाइट्स की चमक दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे को हमसे भी ज्यादा समय से जानते थे। मेरे पति और मैं जानते हैं कि वह आज भी उसका इंतजार करता है। उसे ऐसे देखना दुखद है, लेकिन हम उसे भूलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने मिसेज विक्रांत के शब्दों को हवा की सरसराहट और दूर लहरों की आवाज में घुलने दिया। यह एक भारी विषय था। कुछ देर की खामोशी के बाद अनाया ने बोलना शुरू किया, मैं एलिना को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन शायद नेट के लिए उसका प्यार एक गहरी छाप छोड़ गया है, क्योंकि वह उसके लिए बहुत मायने रखती है। अनाया ने नर्वस होकर हंसी। उसे तुरंत अपनी बात का मतलब समझ आ गया। सॉरी, मैंने वो कहा जो पहले से ही जाहिर है। मिसेज विक्रांत हंस पड़ी। अब वे पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही थी। तुम फिर से सॉरी क्यों बोल रही हो? वैसे ये सच है, वह उसके साथ तब थी जब वह अपने सबसे बुरे दौर में था। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे के पास एलिना थी जब उसे लगा था कि उसका कोई नहीं है। अनाया ने तुरंत अंदाजा लगाया कि मिसेज विक्रांत उस समय की बात कर रही हैं जब निखिल और एलिना एक ही अनाथालय में रहते थे। कबीर ने एक बार इसका जिक्र किया था। उस समय उन्होंने क्या अनुभव किया, यह कोई नहीं जानता था। मैंने इन फूलों से कुछ लवेंडर सोप और मोमबत्तियां बनाई हैं। मिसेज विक्रांत ने अचानक विषय बदल दिया, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, सिर्फ इनकी खुशबू ही दिव्य है। अनाया ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया, आईड लव दैट, थैंक यू आंटी। दोनों महिलाएं फिर से चलने लगीं, फूलों और चट्टानों के पार फैले विशाल समुद्र के नज़ारे का आनंद लेते हुए। उनकी आवाजें गार्डन में गूंज रही थीं। 9:45 बजे कबीर और अनाया ने आखिरकार मिसेज विक्रांत, चेयरमैन विक्रांत और निखिल से विदा ली। वादे के मुताबिक अनाया को हैंडमेड लवेंडर सोप और मोमबत्तियों का एक पैकेट मिला। उसे सूखे हुए लवेंडर और हिबिस्कस की पंखुड़ियां भी मिलीं। आज रात हमें बुलाने के लिए शुक्रिया, अनाया ने तीनों के सामने हल्का सा झुककर कहा। वो बहुत खुश लग रही थी। फिर मिलेंगे, मिसेज विक्रांत ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। उनके बगल में खड़े चेयरमैन विक्रांत ने सिर हिलाया। अगर कबीर तुम्हें बाद में लंदन लाए तो हमसे मिलने जरूर आना। मैं जरूर लाऊंगा, कबीर हंसा, ये जानते हुए कि मिसेज विक्रांत कितनी उम्मीद कर रही हैं। आज रात के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे आंटी और अंकल। रास्ते में संभल कर जाना, बाय बाय। अनाया ने हाथ हिलाया और कबीर ने निखिल की ओर देखा। वे दोनों ट्रक में बैठ गए जबकि तीनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही मिसेज विक्रांत की नज़रें ट्रक की लाल टेल लाइट्स का पीछा कर रही थीं, उन्होंने प्यार भरे स्वर में कहा, अनाया एक अच्छी लड़की है। तुम्हारी बूढ़ी माँ को ये देखकर खुशी हुई कि कबीर को ऐसी पत्नी मिली है। वह है
निखिल ने अपनी माँ की बात से सहमति जताई। अपनी भूरी आंखों को दूर जाती रोशनी से हटाकर उसने अपनी माँ की ओर देखा। रूडी भी खुश है। विला के अंदर जाने के बाद निखिल अपनी होम स्टडी में चला गया, जबकि मिसेज और चेयरमैन विक्रांत अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वे दोनों थक चुके थे। निखिल सोफे पर आराम से बैठ गया। अपना गोल चश्मा पहनकर उसने कॉफी टेबल पर रखा टैबलेट उठा लिया। निखिल न्यूज़ पेज ब्राउज कर रहा था, तभी उसे एक अनरीड ईमेल का नोटिफिकेशन दिखाई दिया। ये टैबलेट केवल उसके पर्सनल यूज़ के लिए था, इसमें काम से जुड़ी कोई चीज़ नहीं थी। निखिल ने सोचा कि यह कोई न्यूज़लेटर होगा जिसे उसने अपने पर्सनल ईमेल से सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन यह न तो न्यूज़लेटर था और न ही कोई विज्ञापन। यह नहीं हो सकता। हैरान होकर निखिल की आंखें फैल गईं। वह भेजने वाले के नाम और ईमेल एड्रेस को घूरता रहा। दोनों उसे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन उसने पिछले 5 सालों में उन्हें नहीं देखा था। थूक निगलते हुए निखिल ने उस अनरीड ईमेल पर टैप किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। यह एलिना के पुराने ईमेल एड्रेस से भेजा गया था। 1 सेकंड के भीतर ईमेल स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगा। हेलो नील, सालों हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? ईमेल बहुत छोटा था, लेकिन निखिल को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। वो वापस आ गई थी। एपिसोड 137, दही पन्ना कोटा और बैरीज का जादू। कबीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि निखिल की रात कितनी बेचैनी में गुजरी थी। वह अगली सुबह काफी खुश मूड में उठा, ये सोचते हुए कि पिछली रात का डिनर कितना अच्छा रहा था। लेकिन कबीर की खुशी थोड़ी कम हो गई जब उसने सोचा कि आज दोपहर क्या होने वाला है। अनाया ने देव और राजवीर को नानाजी विक्रम ओबरॉय के साथ लंच पर इनवाइट किया था। कबीर को यकीन था कि वे दोनों जो भी कहने वाले थे वह शायद सुखद नहीं होगा। खैर, देव काबिल है, अगर उसने गड़बड़ की तो मैं संभाल लूंगा। कबीर ने पहले सोचा था कि वह अपने आदमियों को देव के लोगों पर नजर रखने के लिए कहेगा, लेकिन फिर उसने यह विचार त्याग दिया। इस तरह कबीर चुपचाप उस दिन का इंतजार कर रहा था जब देव जांच के नतीजों के साथ सामने आएगा। उसका इंतजार शायद आज दोपहर खत्म होने वाला था। अनाया और कबीर ने विक्रम ओबरॉय के घर जल्दी जाने का प्लान बनाया। वे लंच का समय होने से पहले बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। मैं इसे दोबारा खाने का इंतजार नहीं कर सकती। अनाया की बात पर कबीर हंस पड़ा। वह एक्सप्रेसवे पर ट्रक चला रहा था। एक पल के लिए उसकी ओर मुड़कर देखते हुए वह लाचारी में मुस्कुराया। तुमने आज सुबह ही एक खाया था, कबीर ने अनाया को छेड़ते हुए याद दिलाया। उसका ध्यान वापस सड़क पर था। फ्रिज में और भी रखे हैं। एक काफी नहीं है, अनाया ने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई बहुत बड़ा सच बोल रही हो। उसके जवाब ने कबीर को और हंसा दिया। पिछली रात सागर किनारा से लौटने के बाद कबीर सीधे किचन में गया था। वह नानाजी के लिए कुछ योगर्ट पन्ना कोटा बनाना चाहता था। इसे जल्दी बनाने से फ्रिज में ठंडा होने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता। सुबह कबीर ने स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से कुछ कॉम्पोट तैयार किया। नाश्ते के बाद अनाया ने खुद 1 कप पन्ना कोटा खा लिया था। बाद में 1 या 2 ले लेना, कबीर ने कहा। उसकी आवाज़ में अभी भी हंसी थी। मैंने चीनी की जगह मोंक फ्रूट स्वीटनर का इस्तेमाल किया है। दही की वजह से यह आम डेसर्ट से ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। नानाजी को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन उनके डॉक्टर ने उन्हें बिना सावधानी के डेसर्ट खाने से मना किया था। कबीर ने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये पन्ना कोटा बनाया था। नानाजी बहुत खुश होंगे, अनाया ने सोचा। उसकी नज़रें कबीर के साइड प्रोफाइल पर टिकी थी। तुम उनका कितना ख्याल रखते हो? अनाया की ओर देखकर कबीर बस मुस्कुरा दिया। उसके लाल बालों के नीचे उसकी हरी आंखें चमक उठीं। अनाया और कबीर 11 बजे से थोड़ा पहले पहुंचे। विक्रम ओबरॉय ने मुख्य दरवाजे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी पोती का मैसेज मिलने के बाद से ही वे उनका इंतजार कर रहे थे। कबीर, लंच से पहले चेस हो जाए। विक्रम ओबरॉय के सवाल पर कबीर और अनाया दोनों हंस पड़े। उन्होंने अभी लाउंज में कदम रखा ही था कि बुजुर्ग ने पूछ लिया, नाना जी, अब आप कबीर को देखते ही चेस के बारे में सोचते हैं? अनाया ने मजाक में अपने नानाजी को डांटा। आपने अभी तक मेरे बारे में तो पूछा भी नहीं। हा, माफ करना मेरी बच्ची, विक्रम ओबरॉय जोर से हंस पड़े। उन्होंने अनाया को साइड से गले लगाया। तो कैसी हो मेरी प्यारी पोती? सब ठीक है। कबीर मुस्कुराते हुए अनाया और नानाजी की नोकझोंक देखता रहा। हाउसकीपर लीला ने भी यह नज़ारा देखा जब वह उनके लिए ठंडा पानी लेकर आए। जल्द ही लाउंज में चेस के मोहरों की हल्की खटखट गूंजने लगी। कबीर और विक्रम ओबरॉय आमने सामने थे। पॉलिश किया हुआ लकड़ी का बोर्ड उनके बीच कॉफी टेबल पर रखा था। विक्रम ओबरॉय की आंखें बोर्ड को बारीकी से परख रही थीं। उनकी हर चाल उनके अनुभव का वजन दिखा रही थी। उनके सामने कबीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाए हुए।
उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसा रखी थीं और अपनी ठुड्डी उन पर टिकाकर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था। अब तुम दोनों के चेहरे एक जैसे हो गए हैं, अनाया बोली। उसकी आवाज ने दोनों के बीच की शांति को तोड़ा। इतने सीरियस? कबीर के चेहरे पर एक स्मर्क आ गई जबकि नानाजी हंस पड़े। उन्होंने बोर्ड से नजरें हटाकर अनाया की ओर देखा जो एक कुर्सी पर आराम से बैठी थी। इसका मतलब है कि हम बहुत फोकस्ड हैं, मेरी बच्ची, नानाजी ने जवाब दिया। कबीर ने सिर हिलाया, बुजुर्ग की बात से सहमत होते हुए। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, अनु? अनाया ने अपनी नीली आंखें कबीर से हटाकर नानाजी पर और फिर वापस कबीर पर घुमाईं। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं जवाब तब दूंगी जब मुझे तुम में से किसी एक से चेकमेट सुनाई देगा। कबीर और नानाजी खिलखिलाकर हंस पड़े। अनाया के जवाब से उनका मनोरंजन हुआ। अनाया ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए। दोनों मर्दों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया, अपना पूरा ध्यान चेस बोर्ड पर लगा दिया। अनाया ने अपना फोन उठाया और चुपके से कबीर और नानाजी की फोटो ले ली। उसने तुरंत इसे मायरा को भेज दिया। अनाया, amajatachment.jpg। अनाया, फिर से चेस खेल रहे हैं। अनाया, हमारे आते ही नानाजी ने कबीर को खेलने के लिए बोल दिया। लॉल। मायरा आज लंच में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि आज कैफे में उसके स्टाफ के साथ मीटिंग थी। द जेंटलमैन्स लाउंज जल्द ही एक इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहा था। वे विज्ञापन देने से पहले डिटेल्स फाइनल करना चाहते थे। इवेंट चाहे जैसा भी हो, अनाया उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि यह पिछले वाले जितना ही मनोरंजक होगा। मायरा को मैसेज भेजने के बाद अनाया ने अपनी नज़रें कबीर और नानाजी पर वापस टिका दी। उसके कानों में कॉरिडोर से कदमों की आहट सुनाई दी। ग्रैंपा, जानी पहचानी आवाज सुनकर अनाया ने मुड़कर देखा। नानाजी और कबीर ने भी वही किया। देव और राजवीर वहां खड़े थे, लाउंज के प्रवेश द्वार के पास। आज दोनों कैजुअल कपड़ों में थे। देव और राज, तुम लोग कब आए? नानाजी ने अपनी भौहें उठाईं। आओ, बैठो। बुजुर्ग को पता था कि देव के आज यहां आने का असली मकसद क्या है। उनके पोते ने उन्हें बताया था कि उसके पास अनाया के सामने खुलासा करने के लिए कुछ है। हम बस अभी आए हैं, ग्रैंपा, राजवीर ने जवाब दिया। उसने अनाया और कबीर की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। हेलो, अनाया और मिस्टर कबीर। अनाया और कबीर ने जवाब में बस सिर हिलाया। देव और राजवीर चुपचाप खाली पड़े टू सीटर काउच पर बैठ गए। हम जल्द ही लंच करेंगे। नानाजी ने देव और राजवीर को देखा और फिर दीवार घड़ी की ओर। पहले मुझे ये राउंड खत्म करने दो। बिना समय बर्बाद किए नानाजी ने फिर से चेस बोर्ड पर अपनी नजरें गड़ा दी। देव और राजवीर अपने दादाजी को खाली नजरों से घूरते रहे, ये जानते हुए कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को लेकर कितने चूजी थे। वे अपनी मर्जी से अनाया के नए पति के साथ खेल रहे थे। एपिसोड 138। मुजरिम कोई अपना है। जल्द ही वे पांचों डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। लीला और एक अन्य मेड ने मेज पर खाना लगा दिया था। खाने की स्वादिष्ट और मनमोहक खुशबू हवा में तैर रही थी, जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। विक्रम ओबरॉय मेज के मुख्य सिरे पर बैठे, उनके दाईं ओर अनाया और कबीर थे। देव और राजवीर उनके सामने बैठे। डाइनिंग रूम के अंदर का माहौल काफी शांत था। अनाया ज्यादा बात करने वालों में से नहीं थी, खासकर तब जब नानाजी, कबीर और मायरा के अलावा कोई और मौजूद हो। गनीमत थी कि नानाजी वहां थे। उन्होंने राजवीर और देव से उनके भविष्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्लान के बारे में पूछा। टूर्नामेंट अगले महीने के अंत तक शुरू नहीं होगा। मैं अपनी टीम के साथ रहूंगा, भले ही यह हमारे शहर में हो रहा हो। अगले हफ्ते तक मेरा कोई ट्रैवल प्लान नहीं है, बस जापान की एक छोटी ट्रिप है। राजवीर ने अपने गेमिंग टूर्नामेंट के बारे में बात की जबकि देव ने अपनी बिजनेस ट्रिप का जिक्र किया। उनमें से किसी ने भी मल्होत्रा परिवार के घर की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया। अनाया और कबीर चुपचाप अपने खाने का आनंद लेते रहे। नानाजी को देव और राजवीर से बात करने दिया। उन्होंने सुनने वालों की भूमिका निभाना ही बेहतर समझा। खाना जल्द ही खत्म हो गया। अब उस बातचीत का समय था जिसका सबको इंतजार था। तो फिर नानाजी ने टेबल के चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। क्या हम मेरे ऑफिस में चलें? जी, देव ने एक बार सिर हिलाया, तुरंत नानाजी से सहमत होते हुए। मैं जो सबको बताने जा रहा हूं, उसके लिए ये जगह सही नहीं है। वे पांचों डाइनिंग रूम से निकलकर नानाजी के होम ऑफिस की ओर बढ़े। वहां जाते समय कोई कुछ नहीं बोला। अनाया खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि देव जल्द ही क्या खुलासा करने वाला है। उसने नानाजी का हाथ हल्के से पकड़ रखा था और उन्हें होम ऑफिस तक ले जा रही थी। विशाल कमरे के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था डाइनिंग रूम जैसी ही थी। कबीर के साथ 3 सीटर सोफे पर बैठी अनाया शांति से देव और राजवीर को देख रही थी जो उनके सामने थे। नानाजी बीच में सिंगल काउच पर बैठे थे। खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे नानाजी के होम ऑफिस में रखी कीमती चीजों के पीछे परछाइयां बन रही थीं।
इसका उदास माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग था। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ में उसके अंदर चल रही उथल पुथल का कोई संकेत नहीं था। मैं उस दिन से इंतजार कर रही हूँ जब तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नया मिला है। इस बार कुछ मत छिपाना। अपनी पीठ सीधी करते हुए देव ने सिर हिलाया। राजवीर ने भी ऐसा ही किया। दोनों भाइयों की नज़रें अनाया पर टिकी थीं, उसकी शांत निगाहों में छिपी जिज्ञासा को देख रहे थे। मुझे उन दो आदमियों के पीछे के मास्टरमाइंड का पता चल गया है, देव ने शुरू किया। उसने धीरे से अनाया से कबीर और फिर नानाजी की ओर देखा। असली टारगेट अनाया नहीं थी, उसे बस घसीटा गया था। देव की आखिरी दो बातों ने नानाजी के माथे पर शिकंजा दी। बुजुर्ग ने पूछा, तो फिर असली टारगेट कौन था? मास्टरमाइंड कौन है? कोई जिसे हम जानते हैं? मुजरिम जो भी था, वह या तो मेहमानों में से एक था। नानाजी को संदेह था कि किसी रैंडम टूरिस्ट ने इतनी घिनौनी साजिश रची होगी। देव ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए। उसका चेहरा काले बादलों से घिरा हुआ लग रहा था। राजवीर सब कुछ जानते हुए भी चुप था। उसने देव को मोर्चा संभालने दिया, ये जानते हुए कि उसका बड़ा भाई यहाँ मौजूद सभी लोगों को मुद्दा समझाने के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति था। मास्टरमाइंड वास्तव में कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं, देव ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी। अगले ही पल, उसने बम फोड़ दिया। लियोन ईशानी को ब्लैकमेल करके उससे शादी करना चाहता था। उसने अनाया के हमले के मामले में ईशानी का नाम अपने साथी के रूप में लिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? लियोन ने। देव के खुलासे के बाद कमरे में हल्की सी सिसकियां गूंज उठी। तनाव हवा में भर गया। नानाजी की आंखें सदमे में फैल गईं। वैसे ही अनाया की नजरें देव पर टिकी थीं। कबीर चुप था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। लियोन मुजरिम है, नानाजी ने आश्चर्य से कहा। उनके माथे की लकीरें गहरी हो गईं। उसने उन आदमियों से अनाया को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वह ईशानी को शादी के लिए मजबूर करना चाहता था। हाँ, देव ने सिर हिलाया। उसका फैसला अटल था, यही उसका मकसद है। नानाजी के पास शब्द नहीं थे। उन्हें ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। भारी आह भरते हुए उन्होंने चिंता से अनाया की ओर देखा जो चुप थी। जैसे किसी ने उस पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। अनाया अपनी सीट पर जम गई। उसने अनजाने में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। देव ने जो अभी खुलासा किया था उसे अपने दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। लियोन ने उन लोगों को उसे नुकसान पहुंचाने दिया क्योंकि वह ईशानी को ब्लैकमेल करना चाहता था, उसे एक साथी बनाने के लिए। सिर्फ इसलिए? दैट्स बुलशिट। कबीर ने मुड़कर अनाया को देखा। उसकी हरी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसने उसके चेहरे का पीलापन और उसके शरीर की जकड़न को नोटिस किया। यह सही है या नहीं, इस बारे में अनिश्चित होते हुए कबीर ने चुपचाप अनाया के हाथ को हुआ। उसने पलकें झपकाई और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर उसे देखा। उसकी आंसुओं से भरी नीली आंखें दबे हुए गुस्से से जल रही थीं, कबीर की चिंता से भरी हरी आंखों से टकराईं। अनाया ने हल्का सा सिर हिलाया, कबीर को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उसने अपनी नजरें देव पर वापस टिका दी जिसका चेहरा और भी काला पड़ गया था। राजवीर भी ठीक नहीं लग रहा था और नानाजी भी। डिटेल्स बताओ, अनाया ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था लेकिन उसकी नजरें अडिग थीं। मुझे सब कुछ बताओ। न तो कबीर और न ही नानाजी ने कुछ कहा, ये समझते हुए कि लियोन की भयावह योजना में अनाया ही वह व्यक्ति थी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। देव ने एक बार सिर हिलाया। अनाया की तीखी नजरों के नीचे उसने धीरे धीरे वह सब कुछ बताया जो उसने पिछले कुछ दिनों में पता लगाया था। होम ऑफिस के अंदर की हवा घनी हो गई और अनकहे तनाव से भर गई। देव के वाक्यों के बीच खामोशी फैल गई। उसकी नजरें कभी कभी कमरे में घूमती और फिर अनाया पर वापस आ जाती। देव ने खुलासा किया कि कैसे ईशानी द्वीप पर एक दिन उसके पास आए और लियोन की धमकी का पर्दाफाश किया। उसने ये भी बताया कि मामले को जानबूझकर छिपाया गया था ताकि वह चुपचाप जांच कर सके। ईशानी ने यह कहकर लियोन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि वह मान गई है। दूसरे दिन एरिक ने लियोन को ईशानी के अपार्टमेंट में पकड़ा। ईशानी ने बताया कि लियोन इस आने वाले सोमवार को अपनी शादी रजिस्टर करना चाहता है। देव ने फिर से विराम लिया। उसने अनाया के चेहरे का जायजा लिया जो अंदर ही अंदर उबलते गुस्से से काला पड़ गया था। फिर भी उसने जारी रखा, मैंने अब तक सभी जरूरी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इससे पहले कि मैं उसे पुलिस के हवाले करूं, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था क्योंकि तुम भी पीड़ित हो, अनाया। अनाया ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। देव ने जो अभी बताया था वह चौंकाने वाला और परेशान करने वाला था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। तुम क्या करना चाहती हो, अनाया? देव का सवाल हवा में लटक गया, जो केवल अनाया के लिए था। वह क्या करना चाहती थी? उसे क्या चुनना चाहिए? # एपिसोड 139, साथ मिलकर लड़ना बेहतर है। अनाया ने सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उसके लिए जवाब पहले से ही स्पष्ट थे, बस सबके सामने रखे जाने का इंतजार कर रहे थे।
चार जोड़ी आंखों के नीचे, जो चिंता और बेचैनी से मिली जुली थीं, अनाया ने अपने मन की बात कही। उसे विश्वास था कि इस स्थिति के लिए यही सही विकल्प था। इसे वैसे ही हैंडल करो जैसा तुम्हें ठीक लगे, अनाया ने शुरू किया। उसकी आवाज में कोई गर्मी नहीं थी और वह अडिग थी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गवाह के तौर पर सामने आऊंगी, और पीड़ित के तौर पर भी। लियोन का ईशानी को शादी के लिए मजबूर करने का प्रयास और उस प्रक्रिया में अनाया को नुकसान पहुंचाना पहले से ही बुरा था। ड्रग डीलर के साथ उसकी संलिप्तता ने तो हद ही कर दी थी। अनाया को विश्वास था कि देव मल्होत्रा ग्रुप की लीगल टीम के जरिए लियोन को उसके किए गए सभी अपराधों की सजा दिलाने में सफल होगा। अगर देव ने पूरी ताकत लगा दी तो होल परिवार के पास ज्यादा बचाव नहीं होगा। अनाया की बात सुनकर देव के चेहरे पर राहत छा गई। राजवीर का भी यही हाल था। जहां तक कबीर और नानाजी की बात थी, वे अभी भी वही असंतुष्ट भाव लिए हुए थे। गुस्से में उबलते हुए नानाजी गुर्राए, उस कचरे के लिए सबसे कड़ी सजा दिलवाओ, मेरी लीगल टीम मदद करेगी। होल परिवार निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। बेहतर होगा कि हम अपनी ताकत मिला लें। कबीर ने सिर हिलाया। उसने कुछ भी कहने से खुद को रोका। वह अनाया पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। उसे ये भी विश्वास था कि अगर देव ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो नानाजी उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा ही करूंगा, देव ने दृढ़ता से कहा, यह सुनिश्चित करने में अपना निर्णय दिखाते हुए कि लियोन अपने कार्यों के परिणामों का सामना करे। मेरे वकील अभी जरूरी कागजात तैयार कर रहे हैं। अनाया ने एक आह भरी। उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे ऐसा कुछ होगा। देव ने उसे जो अभी बताया वह एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। वो एक तरह से फंसी हुई है ना? बिना किसी संदेह के, लियोन और ईशानी का सिर्फ अफेयर नहीं चल रहा था। उस आदमी के मन में उसके लिए एक गहरा और घिनौना जुनून था, इतना कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उसे छोड़कर न जाए, वह नीच चालों का सहारा ले रहा था। अनाया जानती थी कि उसे ईशानी के लिए बुरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगर लियोन को वह मिल जाता जो वह चाहता था, तो उस महिला का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ सकता था। ये कहना कि उसका जुनून बुरा था एक छोटा शब्द होगा। दुर्भाग्य से, ईशानी के प्रति उसकी जटिल भावनाओं ने अनाया के लिए उसके साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखना मुश्किल बना दिया। ये ठीक था, अनाया ने खुद से कहा। ईशानी के पास बहुत से लोग थे जो लियोन के कारण हुई दर्दनाक परीक्षा के बाद उसकी भलाई का ध्यान रखेंगे। फिर भी अनाया की नज़रों ने अपना फोकस दोबारा पाया जब उसने देव और राजवीर को घूरा। अपने होंठ खोलते हुए उसने पूछा, घर पर स्थिति कैसी है? देव ने पलकें झपकाईं, ये समझते हुए कि अनाया के साधारण प्रश्न के पीछे एक गहरा अर्थ था। ये पहली बार था जब उसने ईशानी और लियोन के अफेयर की खबर सामने आने के बाद उससे अपने परिवार के बारे में पूछा था। कम से कम कहें तो अराजक है। देव ने आह भरने से परहेज किया। उसकी आवाज में भारीपन बना रहा। मम्मी और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। मम्मी चाहती हैं कि जो हुआ उसके लिए गुप्ता परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन पापा सहमत नहीं हैं। राजवीर ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह देव से सहमत है। उसने सावधानी से जोड़ा, इसके अलावा मम्मी चाहती हैं कि लियोन ने ईशानी के साथ जो किया उसके लिए होल परिवार जिम्मेदार हो। ये पूरी तरह से एक मेस है। राजवीर ने एजो बे से लौटने के बाद अपने पारिवारिक घर में रहने का फैसला किया था। जहां तक देव और आरव की बात थी, वे अपने अपने आवासों में रहते थे, केवल कभी कभी वापस आते थे। राजवीर ने सुनैना और जयेश के लड़ने के पलों को देखा था। उसकी मां रोहन और गुप्ता परिवार से माफी मांगने पर अड़ी थीं, जिसमें होल्ट परिवार भी शामिल था। बार बार उसके पिता ने उनकी मांगों को बकवास कहा। उन्होंने ईशानी पर दोष मढ़ा, ये भी कहा कि कैसे उसने अपने बुरे आचरण के कारण उनके पूरे परिवार को अपमानित किया था। राजवीर सुरक्षित रूप से कह सकता था कि यह पहली बार था जब सुनैना और जयेश की इतनी बड़ी और लंबी लड़ाई हुई थी। उसने शांतिदूत के रूप में कार्य करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनाया ने अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। उसने बस देव और राजवीर की ओर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने उन्हें अच्छी तरह से सुना। तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है। नानाजी ने अपने झुर्रियों वाले चेहरे को रगड़ा। उनके होठों से एक लंबी और भारी आह निकली। रोहन ने ईशानी को अपमानित किया, लेकिन ये वास्तव में उसकी गलती नहीं है। जहां तक लियोन और होल्स की बात है, यह एक अलग कहानी है। नानाजी को अपने दिमाग के पीछे सिरदर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने द्वीप से वापस आने के बाद सुनैना से फोन पर 2 बार बात की थी, लेकिन उनकी बेटी की यह न देखने की अनिच्छा की ईशानी की गलती थी, उन्हें निराश कर रही थी। चाहे कुछ भी हो, नानाजी को अभी भी ईशानी की थोड़ी परवाह थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसके गलत कामों को भूल जाएंगे। फिलहाल लियोन पर आरोप लगाने पर ध्यान दो। सुनिश्चित करो कि ईशानी इस सोमवार को उसके आसपास कहीं न जाए। साथ ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखो, हम उसे भागने नहीं दे सकते। नानाजी ने अपनी आंखें देव पर डाली, अपने पोते को मुख्य मुद्दे के बारे में याद दिलाते हुए।
अगर लियोन ने भागने का फैसला किया तो होल्ट परिवार के पास उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। मैं समझता हूँ ग्रैंडपा, मेरे लोगों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अभी के लिए कुछ भी चिंताजनक नहीं है। कबीर ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद बोलना चाहता था। देव को घूरते हुए उसने पूछा, ड्रग डीलर का क्या? अनाया पीड़ित है, क्या होगा अगर वे उसे भी फंसाने का फैसला करें? कबीर जानता था कि अनाया मुख्य लक्ष्य नहीं थी, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि ड्रग डीलर और उसके गुर्गों द्वारा उसे इस गंदगी में घसीटने की कोशिश करने की संभावना थी, तो वह शांत नहीं रहेगा। अनाया ने कबीर की ओर देखा जब उसने देव से सवाल पूछे। वह विचार उसके दिमाग में नहीं आया क्योंकि वो मुख्य लक्ष्य नहीं थी। देव ने कबीर से अनाया की ओर देखा, ये समझते हुए कि लाल बालों वाला आदमी किस बारे में चिंतित था। तुम्हारी चिंता जायज है। डीलर एक मिड लेवल संगठन से आता है। पुलिस वास्तव में उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। हम अपना पूरा सहयोग देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नष्ट हो जाएं। क्या होगा अगर, राजवीर ने बीच में कहा, एक विचार आया, फिलहाल हम बॉडीगार्ड्स को अनाया के पीछे लगा दें। यह उस तरह से सुरक्षित होगा, कम से कम जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। नहीं, ये बहुत अच्छा है। अनाया का नहीं, नानाजी के विस्मयादिबोधक द्वारा जल्दी से निगल लिया गया। सभी की निगाहें बुजुर्ग की ओर मुड़ गईं जिनका चेहरा राहत से चमक रहा था। पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। अनाया, तुम क्या सोचती हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पलकें झपकाते हुए अनाया केवल नानाजी को खाली नजरों से घूर सकती थी। वह तुरंत जवाब देने के लिए बहुत हैरान थी। एपिसोड 140। पेट जो चाहता है वही मांगता है। अनाया नानाजी की चिंताओं के कवच के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अपने नानाजी के सुझावों और संभावित खतरों की लंबी सूची के तहत वो अनिच्छा से बॉडीगार्ड्स रखने के लिए सहमत हो गई। एक शर्त पर, केवल तभी जब वे मेरे आसपास तब तक नहीं दिखेंगे जब तक कि जरूरी ना हो। अनाया नहीं चाहती थी कि काले कपड़ों में आदमी जहां भी वह जाए उसके पीछे चलें, भले ही वे भीड़ में घुलने मिलने के लिए कैजुअल कपड़े पहने, ये भी कोई बेहतर नहीं था। बढ़िया, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कौन जाएगा। नानाजी ने एक बार ताली बजाई, खुश थे कि अनाया आखिरकार सहमत हो गई, भले ही अनिच्छा से। इससे उनके मन को शांति मिलेगी, साथ ही उन्हें रात में बेहतर नींद आएगी। कबीर, देव और राजवीर ने भी नानाजी जैसी ही भावना साझा की। एक बार के लिए तीनों युवाओं के चेहरे पर एक जैसा भाव था जो राहत से भरा था। अनाया ने जोर से आह भरने से परहेज किया। वह समझती थी कि वे बस उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन वह यह नहीं कह सकती थी कि वह इस व्यवस्था के साथ सहज थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अनाया ने कबीर को देखने के लिए मुड़ी। वही था जिसने उसकी सुरक्षा का विषय उठाया था। क्यों? कबीर ने अनाया को घूरा। उसकी भौहें तन गईं। उसने उसे एक नज़र दी। ऐसा लग रहा था कि वह उससे अपनी नाराजगी दिखा रही है। उसकी रेशमी चॉकलेट ब्राउन फ्रिंज के नीचे उसकी नीली आंखें चमक उठीं। कबीर ने हंसने से खुद को रोका। वह आखिरकार समझ गया कि अनाया ने उसे अपनी दुर्लभ जानलेवा नज़रों में से एक क्यों दी। वो महिला भले ही नाराज लग रही हो, लेकिन वो अभी भी प्यारी लग रही थी, खासकर अपने सूजे हुए होठों के साथ। उसे उसकी फड़कती नाक को खींचने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोकना पड़ा। अरे अनाया, कबीर से नाराज मत हो, नानाजी ने बीच बचाव किया, ये देखते हुए कि नवविवाहितों के बीच क्या हुआ। उसका पॉइंट सही है। तुम्हारा बूढ़ा नाना सो नहीं पाता अगर मैं इसके बारे में देर से सोचता। देव और राजवीर ने चुपचाप सिर हिलाया। उनका ध्यान अनाया और कबीर पर था, जिनकी मौजूदा बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वे कितने करीब थे। झेपते हुए कबीर से अपनी नजर हटाते हुए अनाया ने आह भरी। उसने नानाजी की ओर देखने के लिए मुड़ी, ये सोचते हुए कि उसने अपने नाना की आंखों में थोड़ा अपराधबोध देखा। कोई बात नहीं ग्रैंपा, मेरे आसपास शायद ही कभी बॉडीगार्ड्स होते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं। अनाया सच बोल रही थी। ईशानी के विपरीत, जिसके पास अक्सर बॉडीगार्ड्स होते थे, वह अपने अनुभव को उंगलियों पर गिन सकती थी। अनाया को बॉडीगार्ड्स की कमी के साथ अपनी आज़ादी का बुरा नहीं लगता था। वह कभी नहीं चाहती थी। फिर भी वह समझती थी कि उसे लियोन द्वारा मूर्खतापूर्ण तरीके से बनाई गई गंदगी में फेंका जा सकता है। ये बस थोड़े समय के लिए होगा। इसके अलावा कबीर तुम्हारे साथ है। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, भले ही बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें करीब से गार्ड नहीं किया हो। नानाजी ने अपनी आवाज नर्म कर दी, अनाया की उलझी हुई भावनाओं को शांत करने की उम्मीद में। साथ ही कबीर का नाम लेते ही वे आश्वस्त लग रहे थे। ग्रैंपा सही कह रहे हैं, देव ने बीच में कहा, तुरंत अपनी मंजूरी दिखाते हुए उसने उन दो कमीनों को खुद संभाला। बॉडीगार्ड्स केवल एहतियात के लिए होंगे। पलकें झपकाते हुए अनाया को एक बार फिर कबीर को देखने का एहसास हुआ। उसने नानाजी से अपनी आंखें हटाईं, अपने बगल में लाल बालों वाले आदमी को घूरते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, वह उसके नाना और बड़े भाई की तारीफों से खुश लग रहा था।
अनाया ने कबीर को कनखियों से देखा जिस पर उसने कुछ हंसी छोड़ी जैसे कि वह स्थिति से खुश हो। उसने कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई, वापस नाना जी पर। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉडीगार्ड्स होंगे और उन्हें छिपा रहना होगा। जरूर, तुम्हारा बूढ़ा नाना उसकी व्यवस्था करेगा, आज ही। अनाया लाचारी में मुस्कुराई। उसे 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घर लौटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, पछताने से बेहतर सुरक्षित रहना था। चर्चा समाप्त होने के बाद नानाजी ने देव और राजवीर को अभी न जाने के लिए कहा। उन्होंने लीला को कबीर द्वारा बनाया गया दही पन्ना कोटा परोसने के लिए बुलाया। दोनों भाई ये सुनकर हैरान रह गए। लीला पन्ना कोटा की 5 सर्विंग्स लाई, जिसमें कॉम्पोट और थोड़ा शहद शामिल था। उसने उन्हें होम ऑफिस में कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। कबीर एक एक्सपर्ट कुक और बेकर है, तुम्हें इसे आजमाना होगा। नानाजी ने जल्दी से कांच के कप में एक लिया और उसमें थोड़ा शहद के साथ कुछ कॉम्पोट डाला। उनकी हरकतों ने अनाया और कबीर को हंसा दिया। देव को मीठा पसंद नहीं था, राजवीर के विपरीत जो ज्यादातर खाना खाता था। फिर भी पहले वाले ने एक कप लिया और उसमें कुछ कॉम्पोट डाला। उसने शहद छोड़ दिया। यह अच्छा है, राजवीर ने एक निवाला लेते ही कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आपने और क्या बनाया है, मिस्टर कबीर? क्या आप अक्सर खाना बनाते हैं? ऐसा लगता है कि अनाया अब केवल अच्छा खाना खाती है। इससे पहले कि कबीर जवाब दे पाता, अनाया ने तुरंत उसके खाना पकाने के कौशल के बारे में डींगे मारी। उसने लगभग सभी खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध किया, जिसमें डेसर्ट भी शामिल थे जो उसने उसके लिए बनाए थे। अनाया ने उस समय के बारे में भी डींगे मारी जब वह कबीर के डेसर्ट को स्कूल की मीटिंग में ले गई थी। उसका लहजा और उसके चेहरे पर चमक ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वह कितनी खुश थी। मेरे कलीग्स को उसका मैंगो कोकोनट पुडिंग और लेमन ब्लूबेरी लोफ केक बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा है कि क्या वह भविष्य में और चीज़ें बना सकता है। नाना जी ने अपनी आवाज़ कम की, सावधानी से पूछते हुए, क्या तुम मेरे लिए भी वो बना सकते हो? ग्रैंपा, अनाया ने नानाजी को एक जानी पहचानी नज़र दी। क्या आप भूल गए हैं कि आपके डॉक्टर ने क्या कहा है? नानाजी ने उदास चेहरा बनाया। ओह, लेकिन पेट जो चाहता है वही मांगता है। मैं आपके लिए हेल्दी वर्जन की रेसिपी ढूंढूंगा। कबीर हंसा। नानाजी और अनाया की बातचीत से खुश होकर, मैं रेसिपी में थोड़ा बदलाव कर सकता हूँ। अगर मैं सफल हुआ तो मैं उन्हें आपके लिए लाऊंगा। बढ़िया। देव और राजवीर ने चुपचाप उनकी बातचीत देखी, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि कबीर ने कितनी आसानी से उनके दादाजी के दिल में जगह बना ली थी। लेकिन ये देखते हुए कि कबीर ने अनाया और नानाजी के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, देव और राजवीर दोनों समझ गए कि यह अपरिहार्य था। वे अब लाल बालों वाले आदमी के आसपास भी सतर्क महसूस नहीं करते थे। क्या यह एक अच्छा परिणाम नहीं था? कबीर राठौर परिवार से आ सकता है, जिसे उनके पिता जयेश नापसंद करते थे, लेकिन वह उसका पिता माधव राठौर नहीं था। देव और राजवीर ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने पिछले दशक में अनाया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। अगर वह कबीर के साथ वास्तव में खुश थी, तो वे उनके रिश्ते का विरोध नहीं करेंगे। ये कम से कम वे कर सकते थे। ###एपिसोड 141।